दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर विलेज भावे ट्यूटोरियल। और इस चैनल में हम देख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स का सिलेबस। स्टेप बाय स्टेप, लेसन बाय लेसन हम पूरी चीज यहाँ पे क्लियर करेंगे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो लास्ट लेक्चर तक के मतलब जो हमने रोटेशनल डायनामिक्स में सर्कुलर मोशन से स्टार्ट किया था, तो वहां पे हम देख चुके हैं कि हमारा जो छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप टॉपिक थे वो हम आगे धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। और लास्ट तक के लगभग अभी 6 लेक्चर आ चुके हैं और आज का हमारा 7वां लेक्चर है, लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड। तो अभी हम पढ़ क्या रहे एक्चुअली सर्कुलर मोशंस के एप्लीकेशंस, कि हम उसको अपने जीवन लाइफ में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, अपने जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं वही हम देख रहे हैं। तो आज का लेक्चर देखने से पहले आप मेरे चैनल पे जाके पिछला वाला वीडियो देखिए। अगर उसने आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो समझ में आने वाला नहीं, इसलिए आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बैंक्ड रोड। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ हो हो, ओ हो। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया। बस यही पे रुक जाना है कि जहाँ पे सनी देओल जी अपने गड्डी को मोड़ पे लाके रोकते, बस वहां पे, और मोड़ पे लाके वो क्या छोड़ते उससे हमको लेना देना नहीं है। उसी मोड़ की बात करना जहाँ पे सनी देओल जी ने अपनी गड्डी मोड़े थे, और वहां पे छोड़ के क्या है वो उनका मैटर है, हमको लेना देना नहीं और उस बात पे ध्यान देने देना। अभी आप लोग बच्चे जो ये वीडियो देख रहे, तो आज हम अपना टॉपिक को आगे करते हैं जिस मोड़ पे सनी देओल जी ने अपनी गड्डी मोड़े थे, बस उसी मोड़ की बात करना है। तो जैसे उस मोड़ की हमने बात की जाए तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा और ये पढ़ा था कि जैसे अगर कोई मोड़ आती है तो उस मोड़ के ऊपर से जब हम व्हीकल टर्न करते हैं तो उस मोड़ के ऊपर क्या होता है कि हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं। तो भाई ऐसा क्यों होता है? हम तो हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस, अगर ऐसा प्लेन स्ट्रेट रोड सरफेस रहा तो वहां पे तो गाड़ी स्पीड लेकर लेते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि टर्निंग पे से हमको गाड़ी की स्पीड कम करना पड़ता है। तो वहां पे एक चीज होती है कि जैसे अगर हम टर्निंग पे से गाड़ी को टर्न करें, व्हीकल को अपने टर्न करते हैं तो सर्कुलर मोशन करता है, और फिर वहां पे जो व्हीकल टर्न हो रहा है उस व्हीकल के ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स या फिर एक प्रकार का सूडो फोर्स एक्ट होता है, जिस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि जो व्हीकल है जो टर्निंग पे से टर्न हो रहा है, ये ऐसा टर्न रोड है और ये व्हीकल है, तो जब अगर ये व्हीकल टर्न होगा तो इस व्हीकल के ऊपर बाहर की तरफ, मतलब उसको बाहर ले जाने की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन ही बाहर की तरफ होती है, मतलब वो ताकत ही उसको बाहर की तरफ लगाई जाती है कि इस बॉडी को बाहर की तरफ ले जा सके। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये कब लगता है? जब बॉडी टर्निंग पे से टर्न होती है, तब उस बॉडी के ऊपर एक्ट होता है कि उसको बाहर की तरफ ले जाए। तो फिर उसके साथ जैसे अब हमने ये तो ऑब्जर्व किया, चलो सर हमको पता चल गया कि टर्निंग पे से व्हीकल टर्न हो रहा है और इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसको बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, चलो ये बात हमने मान लिया, इतना ठीक है। लेकिन ये भी बात समझ में आती है कि जब अगर टर्निंग पे से हम जाते तो है, हमारी बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, लेकिन हमारी बॉडी बाहर की तरफ जाती क्यों नहीं? वो इसीलिए नहीं जाती, हमारे बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट तो हो ही रहा है, हमारे बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो ही रहा है। तो हमारे बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होने की वजह से क्या होता है, जैसे बॉडी बाहर की तरफ ले जाना चाहता है लेकिन जाती नहीं, वो इसीलिए नहीं जाती क्योंकि जब टर्निंग पे से गाड़ी टर्न होती व्हीकल तो रोड सरफेस, ये रोड सरफेस है और ये व्हीकल, तो रोड सरफेस और टायर के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है जिस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। और वो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड द सेंटर। अगर ये ऐसा टर्निंग का रोड है और ये व्हीकल है तो ये यहाँ पे एक्ट क्या हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बॉडी को कहाँ ले जाना चाहता है? बाहर की तरफ। तो बिल्कुल उसी के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, और वो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो
फ्रिक्शनल फोर्स जैसे अगर इधर आ जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट कर देता है वो कैंसल, और उसके ऊपर ना बाहर की तरफ फोर्स लगता है ना अंदर की तरफ, इसीलिए इजीली जो व्हीकल होता है वो आगे की तरफ चले जाता है। तो हमको पता चल गया कि जब टर्निंग पे से अगर व्हीकल टर्न होता है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्ट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो इसीलिए बाहर नहीं जा पाता क्योंकि उसको कैंसिल करने के लिए एक और फोर्स क्रिएट होता है जिस फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शनल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से बॉडी ना तो उधर जाती है और ना तो अंदर जाती है। तो ये हमने देखा, ये बात लास्ट लेक्चर में भी हम कर चुके थे बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, सामने वाले को देख के हिसाब से वो अपनी वैल्यू को चेंज करता है। तो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती तो अपनी वैल्यू ज्यादा कर लेता, लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कम होती तो अपनी वैल्यू कम कर लेता। लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो मोशन को रोकने की कोशिश करता है, ना तो किसी बॉडी को में मोशन लाता है। ये बात हमको ध्यान रखना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसी बॉडी को मोशन में नहीं लाता, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को मोशन में रोकने के लिए काम में आता है फ्रिक्शनल फोर्स, और वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को कंट्रोल करता है। तो अभी हमको पता चल गया कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ ले जाना चाहता है तो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होता है जिस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को कर देता है कैंसिल, और उसको कैंसिल करने के बाद जो व्हीकल होती है वो इजीली अपने स्ट्रेट लाइन में मतलब आगे की तरफ मूव हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी भी कोई ना कोई लिमिट होती है। हर एक चीज की सीमा होती है, हर एक चीज की सीमा होती है ना, जिसको अपनी सीमा में ही रहना चाहिए, अपने लिमिट में रहना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से ये फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसा होता है, एक लिमिट होती है उसकी कि वो उस लिमिट के बाहर अगर उससे कोई चीज हो गई तो उसको रोक नहीं पाता। बिल्कुल उसी तरीके से अगर अभी मैं मान के चलता हूं कि ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है F(r), इसकी मैक्सिमम लिमिट है 100 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 100 न्यूटन। तो जब अगर ये एक टर्न पे व्हीकल है कोई, तो भी ये एक व्हीकल है, अब यहाँ से टर्न रोड पे से वो टर्निंग ले रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है जिसको हम mv²/r बोलते हैं। इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन साथ में उस व्हीकल के रोड सरफेस, व्हीकल के टायर और रोड सरफेस के बीच में भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसको हमने बोला फ्रिक्शनल फोर्स, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के अमाउंट में कम है, फ्रिक्शनल फोर्स के अमाउंट में कम है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू है हम मान के चलते हैं 75 न्यूटन है। ये हम मान के चल रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, 75 न्यूटन। अब 75 न्यूटन अगर उसकी वैल्यू है तो 75 न्यूटन उसकी वैल्यू की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे इधर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 100 न्यूटन है तो क्या हुआ, लेकिन वो क्या करेगा, इसके बिल्कुल सेम अमाउंट में 75 न्यूटन का ही अपना फोर्स खुद का क्रिएट करेगा, मतलब खुद की वैल्यू कितनी कर लेगा, 75 न्यूटन। ऐसा नहीं कि अगर इसकी वैल्यू 100 न्यूटन है तो एकदम 100 न्यूटन ही हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि उतने वैल्यू तक के वो बढ़ सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो सेल्फ एडजस्टिंग है तो खुद की वैल्यू कम भी कर सकता है। ये स्पेशलिटी होती है फ्रिक्शनल फोर्स की। तो क्या करेगा, वो भी इधर 75 न्यूटन का फोर्स क्रिएट कर देगा, अपनी वैल्यू 75 न्यूटन कर देगा, तो उधर भी 75 न्यूटन, इधर भी 75 न्यूटन। मतलब इस व्हीकल के ऊपर जो इधर साइड और इधर साइड के हिसाब से उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। और जब अगर उसकी नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई तो ना तो बॉडी उधर जाएगी और ना तो इधर जाएगी, और व्हीकल का जो इंजन है जिसकी वजह से व्हीकल चल रही है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसकी वजह से जो व्हीकल हो गया वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन क्या होता है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 75 न्यूटन। तब तक कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर 100 न्यूटन के ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, 100 न्यूटन। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
100 न्यूटन तक के रहा, मतलब उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो अगर वो 100 न्यूटन तक के रहेगा, तब तक के इस व्हीकल को उधर साइड जाने से कौन रोक लेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अगर ये टर्निंग है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ ले जाना चाहता है, कितने अमाउंट से? 100 न्यूटन के अमाउंट से। तो 100 न्यूटन तक, 1 से लेकर 100 न्यूटन तक की कितनी भी वैल्यू क्यों ना हो जाए, कितनी भी वैल्यू क्यों ना हो जाए, तो उसको उधर जाने से रोकने के लिए वहां पर खड़ा कौन रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन मैं ये बता चुका हूं कि उसकी लिमिट होती है, मतलब उसकी लिमिट कितनी है आखिरी? 100 न्यूटन। अगर बाय चांस ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर 100 न्यूटन के ऊपर हो गया, अगर 100 न्यूटन के ऊपर हो गया, तो भाई ये तो बात इसके औकात की बाहर हो गई। मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन, और ये अगर 120 न्यूटन की वैल्यू अप्लाई कर रहा है, कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर 120 न्यूटन की अगर वैल्यू अप्लाई कर रहा है, तो ये तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके औकात के बाहर वाली बात हो गई। मतलब उसकी औकात ही नहीं होगी कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू जो बाहर की तरफ बॉडी को ले जाना चाहता है वो रोक पाए। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अपनी वैल्यू 100 न्यूटन रखेगा। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो है कि वो उसको कितने तरफ, कितनी स्पीड से ले जाना है, उसको बॉडी को कितने फोर्स से ले जा रहा है? 120 न्यूटन से। तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा 100 न्यूटन और उधर होगा 120 न्यूटन। तो 120 से 100 न्यूटन हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 20 न्यूटन। और 20 न्यूटन के हिसाब से बॉडी को कहा ले जाया जाएगा? बाहर की तरफ से। इसीलिए जब भी अगर हम क्या करते, जब अगर हम व्हीकल को टर्निंग पे से टर्न करते तो अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेते। गाड़ी की स्पीड इसीलिए कम कर देते क्योंकि हमको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। अगर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, अब अगर मान के चलते कि जो रोड की रेडियस है वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब अगर ये रोड है यहाँ पे इसको सेंटर, इस तरीके से पूरा क्या बन जाएगा? सेंटर। और अगर ये रेडियस चेंज नहीं हो रही है और मास तो वैसे भी चेंज नहीं होता, ये दोनों टर्म हो गई कांस्टेंट। इसका मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिलेशन वेलोसिटी के साथ कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। तो जैसे टर्निंग पे से हम व्हीकल को टर्न करते हैं तो वेलोसिटी इसीलिए कम की जाती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अमाउंट भी क्या हो? कम। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अमाउंट कम है तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स खुद के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू को खत्म कर देगा, मतलब उसको बाहर की तरफ बॉडी को ले जाने नहीं देगा। इसीलिए हम टर्निंग पे से अपनी वैल्यू को मतलब अपनी व्हीकल की स्पीड को कर देते हैं कम। अगर ज्यादा करती है तो ज्यादा करने की वजह से अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो फ्रिक्शनल फोर्स के लिमिट के ऊपर की हो गया, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी उतनी ज्यादा औकात नहीं होती कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रोक पाए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले जाना चाहता है बाहर की तरफ और उसको रोकने वाला होता है फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट होती है और उस लिमिट के ऊपर से, मतलब जितनी उसकी लिमिट है, अगर 100 न्यूटन की लिमिट है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर 100 न्यूटन के ऊपर लग गया बॉडी के ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स में उतना ज्यादा दम नहीं होगा कि उस बॉडी को अंदर की तरफ रोक के रखे। तो फिर क्या, जब अगर इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम एकदम ज्यादा स्पीड में अगर गाड़ी ले जाए तो बाहर की तरफ गिर जाएंगे, हाँ तो बाहर की तरफ गिर जाएंगे। इसका मतलब टर्निंग पे से हम गाड़ी स्पीड में चला ही नहीं सकते। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये गलत है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा ना भी हो, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर भी अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर भी अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो जाता है, फिर भी हम बिना गिरे स्पीड में गाड़ी ले जा सकते हैं। तो शायद किसी की सोच ऐसी होती है कि सर अगर हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस की हम बात करें और वहां से अगर टर्निंग पे से अगर हम व्हीकल को ले जाते हैं तो हम ज्यादा स्पीड में नहीं ले जा सकते, तो क्या हम कभी भी मतलब टर्निंग पे से ऊपर से व्हीकल को ज्यादा स्पीड से ले जा नहीं सकते? तो ऐसा नहीं है। हम अगर टर्निंग पे से अगर चाहे तो मैक्सिमम स्पीड और ज्यादा स्पीड से भी व्हीकल को ले जा सकते हैं। तो उस व्हीकल को मैक्सिमम स्पीड से ले जाने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा और स्पीड से ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वही आज का हमारा टॉपिक है और उसी को हमको देखना है कि हमको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मानो एक हमारे पास ये रोड सरफेस है, ये टर्निंग वाली रोड सरफेस, और इस रोड सरफेस के ऊपर से अगर एक व्हीकल जा रहा है
तो हमको क्या करना है, अभी मैक्सिमम स्पीड मतलब ज्यादा से ज्यादा जोर से स्पीड में व्हीकल को ले जाना है। और आज के जनरेशन के लोग जो बड़े बड़े लड़के रहते हैं, युवा 24-25 साल के, उनको अब अगर कार स्पोर्ट वाली है, बाइक स्पोर्ट वाली है, और वो धीरे से अगर बाइक या कार चलाए तो उनको मजा नहीं आता। तो अब अगर मैक्सिमम मतलब जोर से कार या बाइक की स्पीड मतलब स्पीड ज्यादा रखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, टर्निंग पे से भी अगर प्लेन रोड सरफेस रहा, स्ट्रेट लाइन रहा, तो उसके ऊपर से हम वैसे भी मैक्सिमम स्पीड में चला ही लेते हैं। लेकिन बात कैसी कौन सी चल रही है हमारी, टर्निंग के ऊपर। टर्निंग के ऊपर एक्चुअली क्या करना पड़ेगा हमको, तो टर्निंग के ऊपर क्या करेंगे कि अगर हमको ज्यादा गाड़ी को स्पीड में ले जाना है तो अब फ्रिक्शनल फोर्स तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के ज्यादा मतलब उसकी लिमिट को भी छोड़ के उसके ऊपर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो गया, वो तो बॉडी को बाहर की तरफ ही ले जाना चाहेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट ही नहीं हो रहा है। वैसा ऐसा हो नहीं सकता कि फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट नहीं होता। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो व्हीकल चलने वाला है, इस पे व्हीकल जो चलने वाला है, तो उस रोड सरफेस के बीच में और इसके बीच में, किसके, व्हीकल के टायर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट नहीं हो रहा है। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी को अंदर की तरफ रोक के रखने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है। इसका मतलब अब बॉडी के ऊपर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा जो ले जाएगा बॉडी को बाहर की तरफ। तो अब किसी के मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर क्या अब ऐसा होगा कि टायर और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही नहीं, मतलब अंदर की तरफ ले जाने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, बॉडी को सिर्फ बाहर की तरफ ले जाने वाला फोर्स है, तो क्या बॉडी हमारी उधर गिर जाएगी? तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट हो रहा है जो बॉडी को बाहर की तरफ ले जाना चाहता है, और इधर अंदर की तरफ मतलब इधर साइड कोई फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं। और अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो बॉडी को अंदर की तरफ रोक के कौन रखेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो हमारा रोड सरफेस है, इसको एक साइड से हम उठा देते हैं, थोड़ा सा एक साइड से उठा देते हैं, मतलब इसको क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। इसको हम एक साइड से इस तरीके से उठा देते हैं। तो जब इस तरीके से एक साइड से उठा देते हैं तो जो हमारा काम हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा था, जो हमारा काम हमको हमारी बॉडी को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा था, वही काम अभी कौन करेगा? ये एक साइड से उठी हुई रोड, जिसका नाम होता है बैंड रोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंड रोड। तो जो काम हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा था, वही काम अभी कौन करने वाला है? जो एक साइड से उठा हुआ है, बैंड रोड। अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्रिएट होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जब अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्रिएट होना भी पॉसिबल नहीं है। और अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है तो भाई सर्कुलर मोशन होगा कहां से? फिर भी वो सर्कुलर मोशन करता है, और वो कैसे करता है? और जब अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है तो बॉडी को अंदर की तरफ खींच के रखने वाला कौन सा फोर्स है? या फिर बॉडी अंदर की तरफ अगर खींच के रखने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है तो बॉडी बाहर की तरफ क्यों नहीं जा रही है? तो बॉडी इसीलिए बाहर की तरफ नहीं जाएंगी क्योंकि उस रोड को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा बैंड कर देंगे। और जब अगर थोड़ा सा रोड को बैंड कर दिए तो वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड में व्हीकल को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते। तो जब अगर व्हीकल को हमको टर्न करके भी अगर व्हीकल को आगे ले जाना है तो बैंड रोड के ऊपर से तो हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड में भी वहां से ले जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, उसकी भी एक ज्यादा लिमिट होती है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर ये बैंड रोड था, है ना, अगर ये बैंड रोड था, ये पहले हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस थी। अभी एक एग्जांपल बात आपको समझ में आ जाएगा। ये पहले हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस है, और हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस में से इसको क्या कर दिया मैंने, उठा दिया, एक साइड से इतना उठा दिया। तो इस हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस में और ये जो सरफेस मैंने उठाया, इनके बीच में यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। मतलब ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस है और इसको मैंने ऐसा उठा दिया तो एक इंक्लाइंड रोड सरफेस और एक हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है और उसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। मतलब द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस and inclined road surface. The angle between horizontal road surface and inclined road surface is called as angle of banking. जब रोड को बैंड किया जाता है
तो उसमें हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस जो होती है और इंक्लाइन रोड सरफेस होती है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो जब अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट नहीं हो रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स अगर क्रिएट नहीं हो रहा है तो अंदर की तरफ खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है, और अगर अंदर की तरफ ही खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है तो बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी कैसे? हमको अंदर की तरफ खींच के रखेगा कौन? तो वो कौन काम करता है? मतलब अंदर की तरफ खींचने के लिए क्यों रखा जाता था? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट हो रहा था, तो वो हमको उधर खींच के ले जाना चाहता था। तो फ्रिक्शनल फोर्स वो काम कर रहा था कि उसको रोक के रख रहा था। तो वो काम कौन करेगा? बैंड रोड। और जो हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस और इंक्लाइंड रोड सरफेस के बीच में जो एंगल बना, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, और उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो जो काम पहले कौन कर रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स, वही काम कौन करेगा? एंगल ऑफ बैंकिंग। लेकिन जितना एंगल मुड़ा हुआ था, मतलब जितना एंगल फॉर्म होता है, उसकी वैल्यू के हिसाब से ये जो स्पीड है हमारी वो भी डिपेंड करती है। मतलब अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमने रोड को बैंड तो कर दिया, और रोड को अगर हमने बैंड कर दिया तो रोड को बैंड करने के बाद क्या हुआ? अभी हमको पता चल गया कि वेलोसिटी हम ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन हम वेलोसिटी एकदम भी ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि उसकी भी लिमिट होती है। अभी हमको पता चल गया कि टर्निंग पे से हमने रोड को बैंड कर दिया, ये इस तरीके से हमारी टर्निंग है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस, इसको ऊपर उठा दिए तो रोड हमारा इस तरीके से दिखने लगा। इनके बीच में एंगल बन गया थीटा, जिस थीटा को मैंने नाम दिया एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग, उस थीटा को मैंने क्या नाम दिया? एंगल ऑफ बैंकिंग। और इसको अगर एंगल ऑफ बैंकिंग मैंने नाम दे दिया तो इसके हिसाब से कि इसमें कितना एंगल फॉर्म हुआ, तो उस एंगल के ऊपर डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी। उस एंगल के ऊपर डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी, कि अगर जितना एंगल रहेगा उस एंगल के हिसाब से हमको वेलोसिटी उसकी रखनी पड़ेगी। किसकी वेलोसिटी? हम वहां पे फास्ट तो चला सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। वो लिमिट किसके ऊपर डिपेंड करती है? इस एंगल के ऊपर। उस एंगल के ऊपर लिमिट डिपेंड करती है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। और हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस की बात करें, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, वहां पर हम वेलोसिटी थोड़ी सी कम भी रखे तो चल जाएगा। लेकिन अगर हम बैंड रोड की बात करें तो हम वहां पे वेलोसिटी एकदम ज्यादा भी नहीं और एकदम कम भी नहीं रख सकते, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं। और अगर फ्रिक्शन नहीं है और रोड बैंड है और वेलोसिटी अगर एकदम कम है तो हमारी बॉडी नीचे की तरफ घिसर के आ जाएगी, और नीचे की तरफ अगर घिसर के आ जाएगी तो हमारी बॉडी गिर जाएगी। और एकदम अगर हमने बॉडी की व्हीकल की स्पीड अगर एकदम ज्यादा रखे तो व्हीकल की स्पीड एकदम ज्यादा रखने की वजह से एंगल तो उतना फॉर्म नहीं हुआ था, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग उतना बना ही नहीं। तो उसकी वजह से अगर एकदम हमने ज्यादा भी स्पीड अगर रखे तो हमारी बॉडी कहाँ? बाहर की तरफ गिर जाएगी। इसीलिए जब अगर हम बैंड रोड में देखेंगे तो हम जो हमारे बॉडी की व्हीकल की जो वेलोसिटी होगी वो एकदम ज्यादा भी नहीं रख सकते और एकदम कम भी नहीं रख सकते। ज्यादा तो रख सकते लेकिन किसके हिसाब से? एंगल ऑफ बैंकिंग के हिसाब से। तो हम कितनी ज्यादा रख सकते हैं? जो हमारी व्हीकल की वेलोसिटी होगी वो कितनी ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करने के लिए आज का हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है बैंड रोड। कि जब अगर हम बैंड रोड की बात करें तो बैंड रोड में ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी हम बाइक की रख सकते हैं। बाइक की बोलो या कार की बोलो, या सनी देओल जी जो चला रहे थे अपनी गड्डी, उसी गड्डी की बात भी अगर करेंगे तो कितनी ज्यादा से ज्यादा उसकी वेलोसिटी रख सकते हैं। तो उसी वेलोसिटी के लिए आज हमको निकालना है एक्सप्रेशन। और आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो व्हीकल है, अभी हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस की बात करता हूं मैं, यहाँ पे जो व्हीकल है इसके ऊपर एक्ट हो रहा था mv²/r, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बॉडी को बाहर की तरफ ले जाना चाहता था। आपने कभी खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जैसा अगर ये कभी रोड है तो रोड की ये जो इधर साइड की जो एज होती है, यहाँ से कभी हम गाड़ी चिपका के नहीं ले जाते, हम हमेशा इधर ऐसा घुमा के ले जाते, जबकि हमारी साइड इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड से हम व्हीकल चलाते हैं या चलते भी है। फिर भी अगर कभी टर्निंग की बात है तो हम थोड़ा सा ऐसा बाहर से, मतलब इधर की तरफ से आगे बढ़ते भी जाते हैं। वो आगे बढ़ते भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे सेंटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ रेडियस है, अगर यहाँ से हम ले जाते तो कुछ तो भी रेडियस रहेगी, लेकिन अगर ये रेडियस यहाँ तक के, मतलब अगर बाइक हम यहाँ से ले जाते हैं तो रेडियस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले के हिसाब से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
और रेडियस का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेडियस कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, और रेडियस अगर बढ़ जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा दूर से व्हीकल चलाते हुए ले जाते हैं, क्योंकि उसकी रेडियस क्या हो जाए, बढ़ जाए। और अगर रेडियस बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के लिमिट में आ जाएगा, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स के लिमिट में आ जाएगा तो हमारी गाड़ी के ऊपर, हमारी गाड़ी की गिरने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे, और हम इजीली अपनी गाड़ी वहां से निकाल देंगे। तो अभी हमने देखा कि बैंक्ड रोड में एक्चुअली हमको करना क्या है, तो उसी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वो देखने से पहले, ये एक्सप्रेशन देखने से पहले, अगर अभी यहाँ पे मैं छोटी सी डायग्राम बताता हूँ, वो अगर डायग्राम क्लियर हो गई, अगर डायग्राम समझ में आ गई तो एक्सप्रेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये हमारा कर्व्ड रोड है, ठीक है। कर्व्ड रोड के ऊपर ये हमारी हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस, हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस। हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस के बाद इसको हमने क्या कर दिया, उठा दिया। उठाया क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और टायर रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल बिल्कुल नहीं था। मतलब ये जो रोड सरफेस की बात कर रहे हैं वो कैसी है, फ्रिक्शनलनेस, मतलब उसमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हमको ये मान के चलना है, इसमें हम दो केसेस देखने वाले हैं कि एक फ्रिक्शन, एक विदाउट फ्रिक्शन और एक विद फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन रहेगा उस टाइम भी हम बैंक्ड करेंगे रोड को, और अगर फ्रिक्शन नहीं भी रहेगा उस टाइम भी हम रोड को बैंक करेंगे। और दोनों कंडीशन में हमारे व्हीकल की वेलोसिटी कैसी होती है वो हमको देखना है। तो अभी हमने देख लिया कि हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस थी, इसको मैंने उठा दिया। इसको उठाने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, एक एंगल, और उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। और ये जो मैंने सरफेस को उठा दिया, इस सरफेस का नाम है इंक्लाइंड रोड सरफेस। उस सरफेस का नाम है इंक्लाइंड रोड सरफेस। और इंक्लाइंड रोड सरफेस और हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस, इन दोनों के बीच का ये हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस और ये इंक्लाइंड रोड सरफेस, जिसको मैं उठा दूंगा, इसको अगर ऐसा बना दिया तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, जिस एंगल का नाम है एंगल ऑफ बैंकिंग। और इसको मैं नाम दे देता हूं इधर एंगल ऑफ बैंकिंग, इसको नाम दे दिया हमने एंगल ऑफ बैंकिंग। और यहां से लेकर यहां तक की एक हाइट होती है जिसको हम बोलते हैं एच। और यहाँ पे ये हमारी व्हीकल। अब व्हीकल तो बन गई, उसके साथ लास्ट लेक्चर आप पहले देखिए, तभी आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। अभी हमको पता है कि अगर ये बॉडी का मास कुछ तो बीच है, अगर बॉडी का मास कुछ तो बीच है तो उसका वेट भी आया होगा, क्योंकि मास और उसके साथ में प्रोडक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देता है हमको, बॉडी का वेट। और वो बॉडी का वेट बहुत जिद्दी होता है, वो हमेशा क्या बोलता है कि वो वर्टिकली कैसा रहेगा, डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जो बॉडी का वेट होता है वो क्या बोलता है, मैं वर्टिकली हमेशा डाउनवर्ड रहूंगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये तो वर्टिकली हमेशा डाउनवर्ड ही रहने वाला है, और सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे बॉडी के जब ये जो वेट होता है वो सरफेस को बैलेंस करता है, और सरफेस एक बैलेंसिंग फोर्स क्रिएट करती है। जो बैलेंसिंग फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वो बैलेंसिंग फोर्स कौन होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और वो भी वेट की तरह बिल्कुल जिद्दी होता है, वो भी हमेशा बोलता है कि मैं इस सरफेस के ऊपर और साथ में बॉडी के ऊपर कैसा रहूंगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया वो बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, और ये जो बॉडी का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड भी है। अब बिल्कुल उसी तरीके से हमने जब टर्निंग पे देखा तो इसके ऊपर एक्ट हो रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या लिखते हैं, mv²/r। इतनी बात आ गई। अब उसके बाद अभी लास्ट लेक्चर के हिसाब से हमने देखा था कि ये जो वेट mg है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम। मतलब एक दूसरे को वो करते हैं बैलेंस, इसीलिए ना तो बॉडी ऊपर की तरफ जाती है और ना ही नीचे की तरफ जाती है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इन दोनों के जीत के हिसाब से कि वेट हमेशा क्या बोल रहा है कि मैं वर्टिकली डाउनवर्ड रहूंगा, वेट हमेशा क्या बोल रहा है कि मैं वर्टिकली डाउनवर्ड रहूंगा,
वो तो है। बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी क्या बोल रहा है कि मैं बॉडी के ऊपर और सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर रहूंगा, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी है। तो इन दोनों की जीत के हिसाब से ये एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे। मतलब एक ही बॉडी के ऊपर कुछ तो भी अलग डायरेक्शन में कोई तो भी फोर्स लग रहा है और इधर नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में न होने की वजह से बॉडी क्या हो जाएगी? अनबैलेंस। और जितना हम यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि हमारी बॉडी अनबैलेंस ना हो और ना गिरे, और मैक्सिमम स्पीड में भी अगर हम व्हीकल चला रहे तो इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करते निकल जाए। लेकिन इन दोनों की जीत के हिसाब से क्या होगा? बॉडी हमारी बैलेंस हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएंगी। इसीलिए क्या करता है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वो अपने दो वेक्टर बनाता है, दो कंपोनेंट बनाता है, जिसमें एक कंपोनेंट होता है n cos थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है n sin थीटा। एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है n cos थीटा जो ऊपर आ गया और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा। तो ये जो पहले पिछले हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस की बात में जो काम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कर रहा था, आज वो काम कौन कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो है n cos थीटा। तो यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है? ये जो n cos थीटा है वो वेट mg को क्या कर रहा है? एग्जैक्ट बैलेंस कर पा रहा है। तो जब अगर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट mg दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहे, ना तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी और ना ही बॉडी नीचे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से जो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से जो हमारे पास एक कमी थी, कमी क्या थी कि बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्ट हो रहा है तो बॉडी बाहर की तरफ नहीं जा रही है, वो एंगल ऑफ बैंकिंग की वजह से ही तो था। लेकिन इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको मिल गया n sin थीटा, और ये n sin थीटा बिल्कुल एग्जैक्ट किसको बैलेंस करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना भी ज्यादा हो जाए लेकिन अभी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट हमारे पास आ गया जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो भी कैसा? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो खुद को क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा और बॉडी को बाहर की तरफ जाने के लिए नहीं देगा। और जब अगर बॉडी बाहर की तरफ जाएगी ही नहीं तो हमारी बॉडी इजीली मूव करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आने के बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हमको पता चल गया कि n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? वेट mg को। n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mv स्क्वायर बाय r, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो यहाँ पे अभी हम बात करके चल रहे कि जो हमारी रोड सरफेस है, रोड सरफेस और टायर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे n cos थीटा और mv स्क्वायर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा व्हीकल है, व्हीकल और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स होता तो इधर की डायरेक्शन में होता, जो अभी नहीं है, ये हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जब अगर हम रोड को बेंड कर रहे हैं, ये ऐसे एक हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस ये बन गया तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना जिसको हमने एंगल ऑफ बैंकिंग नाम दिया है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की हम बात करते हैं जो रोड और टायर के बीच में क्रिएट होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स अभी नहीं है। ठीक है, उसका काम कौन कर रहा है? यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग। उसका काम मतलब फ्रिक्शनल फोर्स होता तो करता क्या है? वो बहुत अच्छा काम करता है कि वो बॉडी को अंदर की तरफ खींच के रखता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इधर होती तो वही बन जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स, और सेंट्रीपेटल फोर्स खींच के रखता है, बॉडी को बाहर की तरफ जाने नहीं देता। तो वो काम अभी कौन कर रहा है? हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इस तरीके से अगर ये डायग्राम समझ में आ गई तो बहुत इजीली हमारा एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जो हमारा बोर्ड में हमको क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से और इसका एक्सप्रेशन लिखना किस तरीके से, वो अभी हम देखते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल इन अ बैंक्ड रोड इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जब रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता ही नहीं तो उस समय भी हम ज्यादा से ज्यादा कितने स्पीड से उस रोड के ऊपर से अपने व्हीकल को चला पाते, तो वही मैक्सिमम स्पीड हमको निकालना है। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो रोड सरफेस और टायर को रोकने के लिए कोई भी नहीं है। तो अगर एकदम हम ज्यादा स्पीड भी लगाएंगे तो बाहर की तरफ जा सकते हैं, और एकदम कम भी स्पीड लगाएंगे तो हम नीचे की तरफ गिर सकते हैं। इसलिए हमको ना तो एकदम कम स्पीड रखना है और ना एकदम ज्यादा स्पीड रखना है। इसीलिए अभी और फिर उसके बाद हमारी डायग्राम भी हो गई।
और उसके बाद कंसीडर लिख लिया, और लेट में जो जो चीजें आएगी, मतलब जो जो हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है उसका एक्चुअली नाम क्या है। तो एम भी पता चल गया, जी भी आ गया, आर भी आ गया, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा और वेट एम जी, ये दोनों अपने जिद की वजह से बॉडी को अनबैलेंस कर सकते थे, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने क्या किया, अपने दो कंपोनेंट बनाया, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाया एन कॉस थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया एन साइन थीटा, जो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे परपेंडिकुलर। तो ये होने के बाद अभी हम आगे एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सप्रेशन शुरुआत के लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखने में आसानी होगी बाद में। चलो अभी इसके बाद हम अपने एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो मैं डायग्राम समझाया अगर वो समझ में आ गई होगी तो बहुत इजी तरीके से एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसके लिए। अभी जैसा हम देखेंगे तो ये एन कॉस थीटा जो है किसको बैलेंस कर रहा है, वेट एम जी को। अब बैलेंस कर रहा है मतलब क्या, तो अगर सपोज हम मान के चलते कि एन कॉस थीटा अगर ज्यादा होता या फिर वेट एम जी ज्यादा होता, तो दोनों में से अगर कोई एक फोर्स ज्यादा होता तो बॉडी क्या हो जाती, अनबैलेंस, इस तरीके से मूव करती। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वेट एम जी और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इसके ऊपर वर्टिकल और डाउनवर्ड का जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट इफेक्ट कैसा है, जीरो। तो ना तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी और ना ही नीचे की तरफ जाएगी। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं फिगर, क्या लिख सकता हूं मैं, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, एम कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। बिल्कुल उसी तरीके से जब बॉडी अगर टर्निंग पे से जा रही है तो फ्यूगल फोर्स जो बॉडी को कहाँ की तरफ ले जाना चाहता है, बाहर की तरफ। और जब बॉडी को अगर बाहर की तरफ ले जाने के लिए कौन सा फोर्स लगा हमको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या है, mv²/r। बिल्कुल इसी को अभी बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है n sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा, जिसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। और बैलेंस करने की वजह से दोनों का बैलेंस तभी कर पाएंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर सपोज इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो बॉडी बाहर की तरफ चली जाएगी, इसका अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो बॉडी अंदर की तरफ आ जाएगी। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ना तो बॉडी अंदर की तरफ आ रही है ना तो बाहर की तरफ। तो ये mv²/n cos थीटा, अगर बॉडी बाहर भी नहीं जा रही और अंदर भी नहीं जा रही, इसका मतलब एक ही है कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और बॉडी की उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए उसके ऊपर जो नेट इफेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है जीरो। ना तो बॉडी बाहर की तरफ जा रही है और ना ही अंदर की तरफ। और मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r, इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। हमको यहाँ पे निकालना क्या है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पीड जो हमको सेफ रख सके। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर से इसको हमने बेंड कर दिया जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो फिर क्या होता है, तो बहुत जरूरी, अगर बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि टर्निंग पे से जब अगर हम व्हीकल को टर्न करते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमको ले जाना चाहता है बाहर की तरफ। अगर हम जो लास्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस के ऊपर देखा था कि अगर ये रोड सरफेस और यहाँ पे व्हीकल है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है जो बॉडी को अंदर की तरफ बांध के रखता है, अभी खींच के रखता है। लेकिन अभी फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं तो अंदर की तरफ कोई खींच के रखेगा क्या, नहीं। मतलब बॉडी के चांसेस मैक्सिमम का है बाहर की तरफ जाने के लिए, बाहर की तरफ जाने के, इसीलिए हमने रोड को थोड़ा सा उठा दिया। तो वो रोड उठाने की वजह से वहां पे हमको क्या मिला, रोड बेंड हो गया। और जो काम पहले कौन कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स, अभी वो काम कौन करने लगा, बेंड रोड। लेकिन उसमें हमने ये भी देखा कि उसकी एक तो स्पीड ज्यादा से ज्यादा कम भी नहीं कर सकते और एकदम ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा हम कब बढ़ा पाएंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ बैंकिंग यानी थीटा के ऊपर, कि जितनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसके हिसाब से हम जो हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी उसको उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वही अभी हमको निकालना है कि उसकी कितनी वैल्यू हम किसके हिसाब से बढ़ा पाएंगे। तो उसी के लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को कर दूंगा इक्वेशन 1 से डिवाइड, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से कर देते हैं डिवाइड, तो इक्वेशन 2 लिखता हूं मैं पहले n sin थीटा, डिवाइड किससे कर रहे हैं, इक्वेशन 1 से, तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड, नीचे आ जाएगा n cos थीटा इज इक्वल टू ये ऊपर m v स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा नीचे m इंटू जी, m m एक दूसरे की क्या लगा देंगे, वाट, इधर साथ में n n भी एक दूसरे की क्या लगा देंगे, वाट। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमको पता है क्या होता है, tan थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा इज इक्वल टू m m तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा है v स्क्वायर, अब r नीचे था तो आ जाएगा इधर नीचे की तरफ v स्क्वायर बाय r जी, ये आ गया। हमको निकालना क्या है, v, सिर्फ v स्क्वायर, हमको वेलोसिटी देखना है, तो ये क्या करेगा, rg आ जाएगा इधर और v स्क्वायर रह जाएगा उधर, तो v स्क्वायर को मैं इधर पहले लिखता हूँ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा rg tan थीटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा, इसको मैं मैक्सिमम स्पीड लिख सकता हूँ, मैक्सिमम, ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने की वजह से स्क्वायर रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो v max इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा, ये बन जाएगी हमारी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग कर्व्ड रोड इन अ बैंक, मतलब बैंक्ड रोड में हमारी ज्यादा से ज्यादा स्पीड कैसे होगी, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर, उसके ऊपर एक्ट होने वाली ग्रेविटी के ऊपर, और जिस सर्कल में मतलब वो जो रोड का सरफेस होगा जहां से वो टर्न ले रहा है तो उसकी रेडियस के ऊपर, इन तीनों चीजों के ऊपर क्या करता है वो डिपेंड करता है। अगर इनकी वैल्यू चेंज होगी तो साथ में उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो जैसे अगर v max तो हमको निकल गया, साथ में अगर इसी के लिए कहा गया कि अगर एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकालना है तो हम निकाल सकते हो इक्वेशन 2, इसको देता हूं इक्वेशन 3 और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। और अगर हमको एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है तो हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये tan चले जाएगा उधर तो हो जाएगा वो tan इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय r, वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय r। तो जब अगर हम बैंक्ड रोड की बात करते हैं तो बैंक्ड रोड में, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 5, बैंक्ड रोड में अगर फ्रिक्शनल सरफेस हमारे फ्रिक्शनललेस है तो वहां पे जो हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी उसका हमारे पास फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा। और अगर हम एंगल ऑफ बैंकिंग की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसी का सेकंड पार्ट जहां पे हम फ्रिक्शन होगा तो उस समय की बात करें कि जब अगर फ्रिक्शन होगा तो वही बैंक्ड रोड में सिचुएशन कैसी होगी और वहां पे हमको वेलोसिटी कितनी रखना पड़ेगा, उसी के ऊपर हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू।